चलिए हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं। इनर्शिया वर्ड का मीनिंग आप समझते हैं। इनर्शिया का जो स्टेटमेंट है और फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बहुत पास में है। इनर्शिया बोलता है कि कोई भी मास अपना स्टेट ऑफ मोशन खुद से चेंज नहीं कर सकता। फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी भी मास को उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कराना है तो एफ एक्सटर्नल की ज़रूरत है। तो इनर्शिया और फर्स्ट लॉ बहुत पास में है। बस फर्स्ट लॉ हमको फोर्स के बारे में बता देता है। फर्स्ट लॉ हमको फोर्स के बारे में बता देता है। उसके बाद आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ जो रहता है वो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में। क्वांटिटी बताता है। जो सेकेंड लॉ है वो क्वांटिटी बताता है, F इक्वल टू एम ए देता है और मोमेंटम के बारे में बताता है। जो थर्ड लॉ है जो थर्ड लॉ है वो वापस कुछ इनर्शिया के बारे में बताता है। थर्ड लॉ क्या बताता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रही है तो दूसरी पहले पे अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी। अगर ए बी पे कुछ फोर्स लगा रही है तो बी दीवार हो, मतलब वो जिंदा हो या नहीं जिंदा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ऑब्जेक्ट लाइव हो या नॉन लाइव हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स दो बॉल्स हो, पत्थर हो, एक बॉल एक ग्राउंड हो, कुछ भी हो, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो दूसरी ऑब्जेक्ट पहली ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। दूसरी ऑब्जेक्ट पहली ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। ये एग्जाम्पल क्या है, एक चीज होती है स्प्रिंग बैलेंस। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये स्प्रिंग बैलेंस होता है। इससे किसी चीज का आप वेट या मास नाप सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। इसको यहाँ से हाथ से पकड़ सकते हैं, ऐसे हैंग कर सकते हैं और उसके नीचे हुक रहता है और हुक में किसी भी चीज़ को हैंग कर सकते हैं और जब उठा लोगे उसको तो यहाँ पे उसकी रीडिंग आ जाती है कि कितना वजन है उसका। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी रहती है, वो कंप्रेशन या एलोंगेशन के थ्रू बता देती है कि कितना वजन है उसका, लिखा रहता है और एरो बना हुआ रहता है। एक बहुत सी सिंपल सी चीज़ होती है। तो हम लोगों ने क्या करा, एक वॉल में उस स्प्रिंग बैलेंस को अटका दिया और स्प्रिंग बैलेंस इधर पकड़ा और इसमें से एक हुक निकल रहा था जिसको हम लोगों ने जिस पे फोर्स लगाया। शुरू में जब हम फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग बैलेंस इलोंगेट होगा और थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्या हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया है? क्या नहीं हुआ। क्या हमारा फोर्स का इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा हमको? फोर्स का इफेक्ट होता है एक्सेलरेशन, मूवमेंट एक्सेलरेशन। वो इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि स्प्रिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग गई है। क्योंकि स्प्रिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग गई है। इन लोगों ने कैसे बताया कि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग गई है? इन लोगों ने बोला कि एक स्प्रिंग बैलेंस लो, उसको कपल कर दो दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के साथ। उसको कपल कर दो दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के साथ। जब आप इस स्प्रिंग बैलेंस को खींचोगे एफ फोर्स से तो इसके अंदर की जो स्प्रिंग है वो इधर से एफ फोर्स से खिंचाने लगेगी, जिसके कारण ये जो दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है ये इधर एफ फोर्स से लगने लगेगा और फिर वॉल पे एफ फोर्स जनरेट होने लगेगा। तो यहां पे आपको दो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के पेयर्स दिख रहे हैं। तो यहां पे आपको दो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के
पेयर्स दिख रहे हैं। तो दिस इज हाउ एक्शन एंड रिएक्शन फॉर अ फोर्स वर्क्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, बुलेट और गन का एग्जांपल। ये हम लोग अभी थर्ड लॉ में देख रहे हैं, बाद में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखेंगे। थर्ड लॉ में प्लीज ध्यान रखिएगा, थर्ड लॉ में हम फोर्स की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल सेम है। अभी हम लोग इसको थर्ड लॉ में बात कर रहे हैं, बाद में इसी एग्जाम्पल को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में डिस्कस करेंगे, जो कि पढ़ाऊंगा मैं। गन का मैकेनिज्म कैसा रहता है? अगर स्प्रिंग लोडेड गन की बात करें तो गन का मैकेनिज्म कैसा रहता है? जब गन को लोड करते हो जब गन को आप लोड करते हो तो गन में यहाँ पे एक स्प्रिंग रहती है। जब गन को लोड करते हो तो बेसिकली क्या करते हो, वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हो और बुलेट उसके आगे रहती है। जब आप ट्रिगर पुल करोगे तो स्प्रिंग, जो लोडेड स्प्रिंग है उस पर एक लॉक लगा रहता है, वो लॉक हट जाता है। आपके ट्रिगर प्रेस करने से वो लॉक हट जाता है। तो जो स्प्रिंग कंप्रेस्ड थी वो अब इलोंगेट होगी। वो जो इलोंगेट होगी, क्योंकि वो इलोंगेट होगी, वो फैलेगी, तो वो फैलते समय जो फोर्स लगाएगी वो सीधा का सीधा किस में चले जाएगा? बुलेट में। मतलब आपकी स्प्रिंग जो कि पार्ट ऑफ द गन थी, मतलब आपकी गन ने आपकी बुलेट पे फोर्स लगाया F, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो बुलेट भी गन पे, थर्ड लॉ के हिसाब से बुलेट भी गन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। बुलेट भी गन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, इस डायरेक्शन में। तो ये थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाता है। समझ में आया? कैमरास ऑन रखेंगे। इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। ठीक है, तो थर्ड लॉ आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दो लोग एक ट्रॉली पे खड़े हैं। ट्रॉली है तो व्हील्स हैं, इसमें व्हील्स हैं, इसलिए ये इजी है मूव करने के लिए। थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो वो मूव हो जाएगी। जब ये दोनों खड़े हैं तो इनिशियली दोनों स्टैटिक हैं, मतलब स्टेशनरी है, स्टैटिक हैं। बॉय के हाथ में एक बैग है जो कि अच्छा खासा 10 किलो का है। बॉय वो बैग गर्ल की तरफ थ्रो करता है, तो वो बॉय किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? बॉय बैग पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। गर्ल की डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। अगर बॉय ने F फोर्स लगाया बैग पे, तो थर्ड लॉ के हिसाब से बैग भी बॉय पे फोर्स लगाएगी क्या कुछ? बैग भी बॉय पे एक रिएक्शन फोर्स देगा जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा। अब बॉय पे इस डायरेक्शन में फोर्स आया, बॉय पे जो फोर्स आया ये तो बैग पे था, ये बॉय पे फोर्स आया, तो इस फोर्स का इफेक्ट बॉय में दिखेगा। तो बॉय की ट्रॉली इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। अगर हम ट्रॉली पे एग्जैक्टली उसी तरह से अगर ट्रॉली पे बैठे हो और एक सूटकेस उठा के एक डायरेक्शन में फेंक दो तो दूसरी तरफ चले जाओगे। सर अगर वो सूटकेस भारी होगा तो ना? नहीं, हल्का होगा तो भी चले जाओगे, प्रोवाइडेड यहाँ पे फ्रिक्शन ना के बराबर है। पर जितना ज़्यादा फोर्स से फेंकोगे ना
उतने ज़्यादा तेजी से आप मूव करोगे। हाँ बोलिए। जैसे कि अपन शॉपिंग मॉल में अगर अपन पानी से पुश करते हैं, पर अपन थोड़ी ना अपन पीछे होते हैं। लेकिन जो वो सोच, इतना ज्यादा नहीं अपन इतना ज़्यादा नहीं होते क्योंकि अपने पैरों में व्हील्स नहीं हैं। सोचो एक ट्रॉली जिसको आप पुश कर रहे हो और आपने स्केट्स पहन रखे हैं। अगर पुश हो गए तो आपको पीछे फोर्स, तो फोर्स तो हर डायरेक्शन में मिलेगा बच्चों, कभी कभी ऑब्जर्वेशन में नहीं आता है। जैसे मैं अभी खांस रहा हूं, तो तेजी से हवा मेरे बॉडी से आगे की तरफ जा रही है, तो मेरे पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? पीछे की डायरेक्शन में। पर वो इतना कम फोर्स होगा कि मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा। पर अगर मैं कुर्सी पे पाँव ऊपर कर लूं और जोर से खांसूं, तो शायद थोड़ा सा कुर्सी पीछे हो जाएगी। ठीक है। खैर, बॉय का तो डिस्कस कर लिया। अब गर्ल जब इस पैकेट को कैच करेगी, तो गर्ल इस आते हुए पैकेट को रोकने की कोशिश करेगी। कैच करेगी तो रोकने की कोशिश करेगी। तो गर्ल किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? इस डायरेक्शन में। तो बैक किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो गर्ल का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये दोनों कैच खेलेंगे, अगर ये दोनों एक बार कैच खेलेंगे, तो थोड़ी देर बाद बॉय यहाँ पे पहुंच जाएगा और थोड़ी देर बाद गर्ल मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगी। अगर बॉय ने से कैच किया और जैसे वो नहीं, अपन मान रहे हैं कि गर्ल को आदत है कैच करने की, वो गिरेगी नहीं, वो प्रॉपरली क्लीन कैच करेगी। सब दूर होते जाएंगे, अगर 10 किलो का अगर है उसमें तो तकरीबन ऐसे एकदम पकड़ेगी तो उसका नहीं, अपन मान रहे हैं ना बच्चे की गर्ल गिरेगी नहीं, वो प्रॉपरली कैच कर लेगी। वजन कम कर दे, वजन ज्यादा लग रहा है तेरे को, तो फिर वो तो गिरेगी ना। वजन कम कर लेना। अगर तुझे लग रहा है वजन ज्यादा है उसके कारण गर्ल गिर जाएगी पीछे। नहीं, वजन का नहीं, अगर अपन तो पीछे अरे यार, तेरे को मैं एक कैच दूं और बहुत भारी कैच दूं, तो अगर तेरी स्किल अच्छी है तो तू गिरेगा नहीं। तो वो मैं बोल रहा हूं, उसमें मानने ना मानने की क्या बात आ गई? मैं बोल रहा हूं कि नहीं गिरेगी। हाँ, वो उस फोर्स के एप्लीकेशन से बिल्कुल गिर सकती है, पर मैं बोल रहा हूं नहीं गिरेगी, तो पीछे की साइड एक्सीलरेट होगी। ठीक है। तो इतनी पास में गिर नहीं पाएगी। चलिए, अब अगला टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बचाना। नहीं, कंजर्वेशन का मतलब होता है मेंटेन रखना। हाँ सर, मतलब जैसे कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो उसको उसी लेवल में मेंटेन, हाँ एग्जैक्टली। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब नेचुरली वाटर का जो लेवल रहना चाहिए और ह्यूमन यूज के कारण वो लेवल कम होने लग गया, तो उसको उस लेवल पे मेंटेन करना। कंजर्वेशन का मतलब होता है बैलेंस रखना, जितना है उतना ही रखना। क्या हम हमारी एज को कंजर्व रख सकते हैं? नहीं। क्या हम हमारी फिटनेस को कंजर्व रख सकते हैं? कुछ हद तक हम हमारी फिटनेस को कुछ हद तक कंजर्व रख सकते हैं। कुछ लोग 40 की एज में बहुत बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग 60-65 तक भी बहुत फिट रहते हैं। कुछ हद तक रख सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है मेंटेन रखना, बचा के रखना। मोमेंटम, अगर मुझे मोमेंटम में चेंज करना है, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज करना है, तो मुझे क्या लगेगा? वेरी गुड, क्या बात है।
अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज करना है तो मुझे एक फोर्स लगेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट सिस्टम अपन ने कौन कौन से लॉ में डिस्कस किया था, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में। एक ऑब्जेक्ट सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी, पर अगर दो ऑब्जेक्ट सिस्टम है तो यही दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा सकती है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे ही नहीं। तो अगर मैं दो ऑब्जेक्ट सिस्टम लूं और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, मेरी बात सुनना, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट सिस्टम लूं और ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, तो इस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा, इस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो अब सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा, सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा, तो F एक्सटर्नल हमेशा जीरो रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं F जीरो रहेगा। ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट बी ए पे फोर्स लगाएगा, बट बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी UA है इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी UB है इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद दोनों टकराने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स की इतनी इनिशियल वेलोसिटी है फॉर द गिवन डायरेक्शन, तो क्या आप मुझे दोनों का अभी मोमेंटम बता सकते हो? ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू UA इंटू मास ऑफ ए, और मास ऑफ ए को हम MA से डिनोट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम कितना होगा? UB इंटू M ऑफ B। अगर मुझे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालना है, सिस्टम में अपने दो ऑब्जेक्ट्स है, अगर मुझे टोटल मोमेंटम निकालना है तो सिंपली मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, हाँ या ना? तो जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो हो जाएगा UAMA प्लस UBMB। मैथमेटिक्स थी, कुछ समझने का नहीं था, मैं रिपीट कर देता हूं। दो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, दो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है, दो बॉल्स है वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है, वो एक दूसरे से टकराने वाली है। अभी टकराई नहीं है, अभी टकराई नहीं है, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है। पहली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मास लिख रखा है तो उसका मोमेंटम लिख सकता हूं, दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मास लिख रखा है तो उसका मोमेंटम लिख सकता हूं। दोनों ऑब्जेक्ट का अगर मैं टोटल मास करूं तो टोटल मास कितना होगा कुशाग्र? मास ये ऐड कर देंगे। उसी तरह से अगर मैं पूछूं कि दोनों का टोटल मोमेंटम कितना है तो ऐड कर देंगे, सिंपल इतना। अब दूसरी चीज अब थोड़ी देर बाद दोनों टकरा गई, दोनों, मैं इधर बना देता हूं, दोनों एक दूसरे के पास आते गई और टकरा गई। जब दो बॉल्स एक दूसरे पे टकराएंगी तो क्या दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी? जो दोनों बॉल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, लेट्स टेक बॉल बी पे जो फोर्स लगा रहा है वो सिस्टम के बाहर से आ रहा है कि सिस्टम के अंदर से कोई लगा रहा है? अंदर से। तो इट विल बी द इंटरनल फोर्स। हम लोगों ने जो न्यूटन लॉज में बात की ना, वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स था दैट क्रिएटेड एक्सेलरेशन, यहां पे नहीं होगा। दिस इज द इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स है
तो ऑब्वियसली बॉल बी में तो एक्सेलरेशन होगा, बॉल बी में ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा क्योंकि बॉल बी के तो बाहर से ही फोर्स आ रहा है, बट सिस्टम के अंदर ही फोर्स है। तो दोनों में जब इंट्रैक्शन होगा, दोनों टकराएंगी, दोनों में जब क्या होगा, पढ़ो, टकराने को क्या बोलते हैं, कोलिजन। कोलिजन। दोनों में जब कोलिजन होगा, दोनों में जब कोलिजन होगा तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। ऑब्वियसली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, बट दैट्स नॉट द थिंग टू डिस्कस राइट नाउ। दोनों फोर्स लगाएंगी, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, तो बॉल भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी, तो मोस्ट प्रोबेबली बॉल भी इस तरफ चली जाएगी वापस और बॉल इस तरफ चली जाएगी वापस दोनों दूर होने लग जाएंगे। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं रेड पेन से, या रेड से डर तो नहीं लगता, इस कलर से लिख देता हूं, लगता है कुछ आगे को, चलो ऐसा कुछ नहीं लगता, ओके। दोनों सेपरेट हो जाएंगी। अब बॉल बी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, इसको मैं वी बी से डिनोट कर देता हूं और इसको मैं वी ए से डिनोट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यू इनिशियल के लिए यूज करते थे पहले, यहां भी यू इनिशियल के लिए यूज किया, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स थी इसलिए मैंने सफिक्स में ए और बी लिख दिया। अब ए इस डायरेक्शन में वी ए से मूव कर रही है और बी इस डायरेक्शन में वी बी से मूव कर रही है। अब मोमेंटम की बारी। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ ए चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा, चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया। हम लोग इसको नंबर्स के साथ भी करेंगे, बट अभी के लिए ये चेंज हो गया। तो वी ए है कि एच? वी ए, और इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम वी बी एम बी, वी बी एम बी। तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम रहा वो ये रहेगा, वो ये रहेगा। पहले जो मोमेंटम था, बाद में जो मोमेंटम हुआ, उस ड्यूरेशन में सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स आया क्या? अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं आया तो मोमेंटम चेंज नहीं हुआ होगा पूरे सिस्टम का। सुनो मेरी बात, आपने ही बोला था चेंज ऑफ मोमेंटम तब होता है जब बाहर से कोई फोर्स आता है, आपने ही बोला था। ये लिखा हुआ है, इस पे मानते हैं सब लोग। हाँ, पर ये क्लियर है आपके दिमाग में, उस पॉइंट पे आता हूं मैं कुछ। अगर आपका जो सोच है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बट ये मानते हैं आप, क्या यहां पे सिस्टम के बाहर से कोई मैंने फोर्स लगाया तो एफ एक्सटर्नल 0 है, ये मानते हैं। तो पूरे सिस्टम, मैं एक इंडिविजुअल बॉल के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आप एक इंडिविजुअल बॉल के बारे में सोच रहे हैं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम, वो चेंज होगा क्या? नहीं। तो जो ब्लैक में मोमेंटम लिखा है जो कि इनिशियल मोमेंटम है, और जो मैंने पर्पल में मोमेंटम लिखा है, कौन सा कलर है? पिंक। पिंक में मोमेंटम लिखा है जो फाइनल मोमेंटम है,
ये दोनों इक्वल रहेंगे एक दूसरे के। मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं UAMA प्लस UBMB इज इक्वल टू VAMA प्लस VBMB। इक्वेशन बहुत बड़ी है, रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगी। थोड़ा समझ में आता है क्या ये? हाँ सर। मैं कुशाग्र में ये नहीं बोल रहा हूं कि ए का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ए का ऑब्वियसली मोमेंटम चेंज होगा, ये अलग अलग लिखा हुआ है मैंने। बी का भी मोमेंटम चेंज होगा, बट ए का जितना मोमेंटम चेंज हुआ उतना ही बी का होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब टोटल करेंगे ना तो चेंज जीरो आएगा। वेलोसिटी की बात नहीं की है मैंने, मोमेंटम चेंज की बात की है। आ गया सर। है ना? सिंप्लीफाई करके कुशाग्र वेलोसिटी की टर्म्स में अगर समझने की कोशिश कर रहा है तो गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। सर सारी चीज सेम हो गई तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मोमेंटम का चेंज जीरो हो जाएगा। मोमेंटम जीरो हो गया तो ऑब्जेक्ट ही रुक जाएगा, ऑब्जेक्ट रुका तो है नहीं अपना। मोमेंटम का चेंज जीरो हो जाएगा। क्या ये चीज मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में? बोर्ड पे पहले देख लो क्या क्या करा है, एक 2-3 मिनट्स और बोर्ड पे देख लो। रियल केस से सोच, क्या हो रहा था? सबसे पहले क्या था? दो बॉल्स आ रही थी, फिर दोनों टकराई और फिर दोनों दूर होते गई। जब बॉल्स आ रही थी तो उसके लिए मैंने ब्लैक में लिखा है, ब्लैक और ब्लू में। जब बॉल जा रही थी तो उसके लिए मैंने पिंक में लिखा है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करो। सर इसमें ये जो ये इनिशियल वेलोसिटी है और बी जो है वो फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब वो आ रही थी तब उसकी जो वेलोसिटी वो एक थी दोनों की, और जब वो गई तो उनकी जो जो वेलोसिटी चेंज हो गई तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी।
आप ऐसा बोल रहे हो कि जब दोनों बॉल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी तो उन दोनों की वेलोसिटी सेम थी, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। यू ए रिप्रेजेंट्स डिफरेंट क्वांटिटी, यू बी रिप्रेजेंट्स डिफरेंट क्वांटिटी। यू ए रिप्रेजेंट्स डिफरेंट थिंग, यू बी रिप्रेजेंट्स डिफरेंट थिंग। हो सकता है ये की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो सकता है ये 3 मीटर पर सेकेंड हो। जैसे तीन इक्वेशन वेरिएबल यू सर जब वो ए और यू बी, यू ए और यू बी से मैं अलग अलग क्वांटिटीज को डिनोट कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल रहे। तो आपने भी बोला था कि मतलब वो दोनों सेम मतलब एक साथ दूर जाएगी और मतलब नहीं बोला था, जगह पर ऐसा नहीं बोला था मैंने, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो सुन लेना वापस, ऐसा नहीं बोला था मैंने। सर जब वो कोलिजन होगा उनका, मतलब जब वो दोनों को रिपेल कर देंगी एक दूसरे को, तब उनकी वेलोसिटी का बहुत डिफरेंस होगा ना? डिपेंड करेगा दोनों का मास एम ए और एम बी कितना कितना है, यू ए और यू बी कितना कितना था, ठीक है। वो डिपेंड करेगा। वो डेटा के लिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ओके सर। चलिए, आई थिंक सफिशिएंटली समझ में आ गया है, और फिर होमवर्क में आप खुद से समझ सकते हैं। ये जो डेरिवेशन है, ये जो डेरिवेशन है ये आपको 3 बार करना रहेगा अपने होमवर्क में। ये डेरिवेशन 3 बार करना रहेगा, ठीक है? मतलब क्या बताऊं इसमें? ये जो प्रोसेस की है ना, इसको डेरिवेशन बोलते हैं। डिराइव द इक्वेशन, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कैसे लिखना है, कोई डेरिवेशन लिखी है पहले आप लोगों ने? फर्स्ट चैप्टर में लिखी होगी ना यार, कुशाग ने लिखी है। अभी आपने अभी पहले कुछ डेरिवेशन बताया तो हाँ, तो डेरिवेशन लिखने का तरीका क्या होता है, वो उस तरीके से लिखना, थोड़ा वर्ड्स भी यूज, वाली आपने जो बताई थी हाँ वाली, हाँ बिल्कुल, पर थोड़े वर्ड्स भी यूज करने पड़ते हैं उसमें, ठीक है? आप बुक में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो करना और फिर मैं बता दूंगा अगर गलत किया होगा तो। चलिए अभी थोड़ा सा फास्ट करते हैं। दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ बोलिए। सर आपने भी बोला कि दोनों अलग अलग भारत से और वो जा रहे थे, तो फिर सर लास्ट में ऐसा कैसे आ गया कि क्या इक्वल है? वेलोसिटीज इक्वल है क्या? आपने भी क्या इक्वल आया? ये चीज इसके इक्वल आई, ये चीज क्या है? अरे पहले वाले की आने की और जाने की क्या है? मोमेंटम है, मोमेंटम है? चेंज ऑफ मोमेंटम। नहीं, ये पहला गोला क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का मोमेंट सर, यूए का मोमेंट, यू ए का मोमेंटम का क्या मतलब होता है? ए बॉल का मोमेंटम, ये ए बॉल का मोमेंटम है, ध्यान से देखो। यू दोनों का मिक्स है। यू ए एम ए प्लस यू बी एम बी ए बॉल का मोमेंटम है क्या? नहीं सर, दोनों का है। और ये राइट हैंड साइड क्या है? वो भी दोनों का है। दोनों का है। तो अंतर क्या है दोनों में? कुछ नहीं। अरे मतलब ये सर जो पहली वाला का है ना, वो दोनों के आने का है, और जो दूसरा वाला है वो दोनों के जाने का है। तो इसको थोड़े से अच्छे शब्दों में नहीं बोल सकता है क्या? हम क्या फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने लिखा था अभी पहले थोड़ी देर में, 30 से नाम था उसका। टकराने को क्या बोलते हैं?
तो collision. this is, please write in your copy, left hand side is momentum before collision. Momentum या total momentum before collision. And right hand side is total momentum after collision. ठीक है, आप अभी उतने छोटे नहीं हो ना, हाफ ईयरली आने वाली है. ट्राई स्टार्ट पिकिंग वर्ड्स, स्टार्ट पिकिंग गुड वर्ड्स. आप कॉपी में आंसर लिखोगे तो ऐसा लिखोगे क्या कि पहले का ये है और बाद का ये है, इनिशियली ये है और फाइनली है, ऐसा लिखोगे क्या? तो मेरे को बताओ यूए क्या है? momentum, the velocity. अरे यू ए यू बी वी ए बी बी, ये 4 वेलोसिटीज है. यू ए क्या है ये पूछ रहा हूं, तो सिर्फ वेलोसिटी, ऐसा होता है क्या? पहले वाली बॉल की वेलोसिटी, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी, ए बॉल की वेलोसिटी. और ये क्या है फिर? दूसरी बॉल की वेलोसिटी. तो अंतर क्या है दोनों में? ये पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी है. ये यूज करना, अभी बताया, ये यूज कर. दिस इज द, कॉलिजन की पहले वाली वेलोसिटी और कॉलिजन के बाद वाली वेलोसिटी. दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कॉलिजन. ठीक है, कोलिजन वर्ड यूज करना और फिर समझाना. इनिशियल फाइनल से मत समझाना, कोलिजन से समझाना. अरे एक बार अपन आने वाली लिखते हो तो भी लगती है, याद रहना चाहिए. 3 बार करोगे ना, सब याद हो जाएगा. चलो थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं, फिर वापस डिस्कस करते हैं. ठीक है. बंदूक चलाना सीखते हैं थ्योरेटिकली, असली में तो एनसीसी में ही सीख पाओगे. बुलेट of mass 20 grams is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second. horizontally मतलब समझते होगे आप, horizontally मतलब ऐसे आड़ा, horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kgs. What is the recoil velocity of the pistol? क्वेश्चन वापस पढ़ लीजिए. कैमरास चालू रहने चाहिए आपके. ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने. कोलिजन के क्वेश्चन करने के लिए हम 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं. एक ऑब्जेक्ट हमारी बुलेट है, एक ऑब्जेक्ट पिस्टल है, गन है, पिस्टल है. दोनों ऑब्जेक्ट का मास पता रहना चाहिए. तो एम ए 20 ग्राम्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.02 kgs, और एम बी 2 kgs है. जब बुलेट पिस्टल में से फायर होती है तो पिस्टल मतलब एम बी
पिस्टल की वेलोसिटी कितनी रहती है? पिस्टल तो हम हाथ में स्टेशनरी पकड़ के रखते हैं, तो पिस्टल की वेलोसिटी रहती है 0 मीटर पर सेकेंड। और बुलेट की वेलोसिटी फायरिंग के बाद मतलब कोलिजन के बाद दी है। तो कोलिजन के पहले जो बुलेट थी उसकी भी वेलोसिटी 0 होगी, पर फायरिंग के बाद बुलेट जब आगे जाती है तो उसकी वेलोसिटी दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड, और गन उस छोटे से इंस्टेंस के लिए पीछे आ जाती है, पर क्योंकि हाथ में पकड़ी रहती है तो हाथ फोर्स लगा के उसको स्टेबलाइज कर देता है। अगर हवा में गन फायर करती तो पीछे आ जाती, या जैसे फायर करके हम गन को छोड़ दें तो पीछे चली जाएगी। अगर थोड़ा सा फोर्स कम हो जाता है। इंस्टेंटली फायर करके हमने छोड़ दिया, अगर वो मैनेज कर पाए तो गन पीछे चली जाएगी, तो जो VB है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, वो हमको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? तो ये गिवन अगर लिख लो तो पूरा क्वेश्चन हो जाता है। MAUA प्लस MBUB इज इक्वल्स टू, इधर देख लो, कर खुद लेना बाद में, MAVA प्लस MBVB, पूरा देखते जाओ, बाद में खुद से कर लेना। MAUA 0.02 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा ही 0 हो गया। राइट हैंड साइड MA दैट इज 0.02 इंटू 150 प्लस 2 इंटू VB, और VB फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 150 इंटू 0.02 3 प्लस 2 इंटू VB। इसको शिफ्ट करूंगा मैं तो VB की वैल्यू आ जाएगी -3/2 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी। अब मुझे बताइए VB की वैल्यू नेगेटिव आई, मैं डायग्राम दिखाता हूं। ये गन थी बिफोर फायरिंग, ये गन है आफ्टर फायरिंग। ये बुलेट 20 ग्राम की, ये 150 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ये गन 2 किलो की, और इसकी वेलोसिटी हमारी 1.5 निकली, पर वो माइनस की निकली, 1.5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट? दिविजा, नेगेटिव साइन क्यों आया? कुशाग्र, क्योंकि ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो। कैसे ले रहे हो? इसकी वेलोसिटी 150 ले चुके हो, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ध्यान से सुनना, आपने सही बोला बट ध्यान से सुनना मेरी बात भी। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ऐसा बता रही है। क्योंकि आगे पीछे होता है क्या? अभी तेरे लिए पीछे क्या है? तेरे लिए पीछे डायरेक्शन क्या है? ये अगर तू 180 डिग्री से पलट जाए तो तेरी पीछे की डायरेक्शन बदल जाएगी ना। तो हम लोग साइन से लेते हैं कि इसके अपोजिट, तो पॉजिटिव के अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, आपने भी सही बोला, बट उसको थोड़े वर्ड्स में ऐसे पुट कर सकते हैं। क्लियर? अगर अपन इस साइड से फायर करते अगर अपन -150 लेते यहां पे, अगर, तो आंसर अपना पॉजिटिव में आता। ये चीज माइनस होती तो ये चीज माइनस होती, तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाती, तो अपना आंसर पॉजिटिव होता। तो अगर बुलेट को नेगेटिव डायरेक्शन में फायर किया जाता तो गन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होती। ठीक है?
हाँ बोलिए। सर इसमें अभी आपने फिर आपने फिर 3 को इस साइड लिया, फिर 2 को आपने इस साइड लिया, तो फिर सर 1.5 थोड़ी ना आएगा। 1.5 ही आएगा, करके देखना, बस साइन का अंतर होगा। सर वो अपन इस साइड लेंगे तो -3 तो फिर आ जाएगा, हाँ, तो फिर सर वो डिवाइड में बन जाएगा, वो तो प्लस है ना। डिवीजन में क्यों नहीं जाएगा? -3 2 इंटू वी बी है ना, 2 इंटू वी बी है, तो इंटू ऑपरेशन के अगेंस्ट आप उसको भेज रहे हो। सर वो तो पॉजिटिव है ना। मुझे पता, अगर मैंने लिखा है 3 इंटू वी बी इज इक्वल्स टू 5, तो 3 पॉजिटिव है, तो मैं ऐसा लिखूं क्या? मैं ऐसा लिखूं ना। उसी तरह अगर मेरा 3 माइनस होता, तो ये -3 और वी के बीच का माइनस है क्या? मैंने ऐसा लिखा है क्या कि -3 प्लस वी बी या वी बी -3? जो साइन अपन चेंज करते हैं ना, वो नंबर का साइन नहीं रहता है। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, कॉमन डाउट है, बहुत कॉमन डाउट है ये। जो लोग साइन चेंज करते हैं, साइन कभी चेंज नहीं करते हैं। मतलब अपन लोग साइन चेंज नहीं करते, हम लोग ऑपरेशन चेंज करते हैं। यहाँ पे -3 और वीबी के बीच में क्या ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन का। तो ये ऑपरेशन चेंज होकर डिवीजन का ऑपरेशन जाएगा, इसलिए हो गया -3/5, -5/3। क्लियर? एग्जाम्पल हमको कॉपी में करने ना, जैसे आपने होमवर्क में दिया। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, सॉल्व मैं ही करूंगा, आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे बाद में। क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिया। गुड। इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि एक स्केट है, स्केट बोर्ड है, वो रखी हुई है और उस पर दिव्यजा जंप करती है, बस जंप करके खड़ी हो जाती है। तो वो जो दोनों का कंबाइंड सिस्टम है वो मूव करने लगता है, दोनों का कंबाइंड सिस्टम मूव करने लगता है। मेरी बात सुनिए, पहले क्या हो रहा था, दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही थी। डेरिवेशन में, हमारे डेरिवेशन में क्या था, दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही थी, टकराने के बाद वो एक दूसरे से दूर जा रही थी। बुलेट वाला जो हमने क्वेश्चन किया, वहां पे दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास में रखी हुई थी, किसी कारण से उस पर फोर्स लगा तो एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गई, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गई। इस केस में क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, दूसरी ऑब्जेक्ट उस पर मूव होते हुए आती है, और दोनों फिर मिलके एक ही सिस्टम बना लेते हैं। समझे क्या? हाँ सर। थर्ड लॉ का ही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग दिखने वाला क्वेश्चन है। MA MB
यू ए यू बी वी ए वी बी। एम ए कितना है 40, एम बी कितना है 3 kg। यू ए गर्ल, यू ए कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लो, तो इस डायरेक्शन में ले लिया, तो इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया। वी बी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। वी ए और वी बी दोनों नहीं पता, पर क्या वी ए और वी बी, वी ए गर्ल की वेलोसिटी है जब वो स्केट पे खड़ी है, और वी बी स्केट की वेलोसिटी है जब गर्ल स्केट पे खड़ी है। गर्ल और स्केट दोनों साथ में चलेंगे ना। इमेजिन करो दिविजा स्केट बोर्ड पे मूव कर रही है और स्केट अलग वेलोसिटी से चल रही है, दिविजा अलग वेलोसिटी से चल रही है, तो दिविजा स्केट कर पा रही है कि उस पर गिर रही है? अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी तो गिर रही है। तो अगर दिविजा प्रॉपर्ली स्केट कर रही है, स्केट बोर्ड थी, दिविजा इज अ फाइन स्केटर, तो वो जाके जंप करा उसने और उस पर बैलेंस हो गई, और वो दोनों स्केट और दिविजा दोनों एक साथ चल रहे हैं। मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्केट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिविजा विल बी इक्वल। तो ये स्पेशल केस है जहां पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल थी। पिछले केस में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी इक्वल थी, दैट वाज 0। यहां पे दोनों की फाइनल वेलोसिटी इक्वल है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये निकालनी है हमको। अब देखिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। एम ए यू ए, मेरे को पता है आपको खुद से करने की इच्छा हो रही है, पर देख लीजिए हम लोग के पास टाइम कम है। यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। क्योंकि वी ए और वी बी सेम है, तो मैं उन दोनों को वी से डिनोट कर देता हूं, चलेगा? तो वी ए और वी बी की जगह मैं वी लिख देता हूं, क्योंकि एक ही चीज है। क्योंकि बच्चों एक ही चीज है ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू वी कॉमन ले लिया यहां से, एम ए प्लस एम बी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहां पे सॉल्व कर देता हूं। एम ए 40 था, यू ए 5 था, प्लस एम बी 3 था, और यू बी 0 था, तो ये चीज तो 0 हो जाएगी। देखिए बहुत बड़ी इक्वेशन है, पर बहुत सारी चीजें 0 हो जाती है, तो कैलकुलेशन इजी रहता है इसका। इज इक्वल्स टू वी इंटू दोनों के मास का एडिशन, दैट इज 40 प्लस 3 43। तो वी विल बी इक्वल टू 200 अपॉन 43। तो दिस इज द आंसर। इसको डेसिमल में आपको निकाल सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? जो भी आएगा, करंटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो थोड़ा हॉकी खेलते हैं। मेजर ध्यानचंद का नाम सुना है आपने? मेजर ध्यानचंद का नाम सुना है आपने? अपना सबसे बड़े हॉकी प्लेयर हैं, थे। अब स्पोर्ट्स में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो उनके नाम से दिए जाते हैं। अब से रिसेंटली चेंज हुआ है। मेजर ध्यानचंद पहले के टाइम के हैं, हिटलर के टाइम के हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के। हिटलर कैसा आदमी था आपको पता ही है? तब मेरे को दादा ने कहानी सुनाई है जो आप बोलने वाले हो। ओके चलो पूरी सुना देता हूँ, 2 कहानियां सुनाने वाला हूँ। कहानी सुनाओगे ना? मेजर ध्यानचंद जिस टीम में रहते थे
उस टीम का जीतना लगभग पक्का था। हॉकी में नॉर्मली 2 गोल, 4 गोल, 6 गोल, 8-10 गोल बहुत हो गए। वो 18-18, 20-20 गोल कर देते थे, जैसा मैंने सुना है। ऐसा बोलते थे कि वो रन जैसे गोल से स्कोर करते थे कि एक बार उनके हाथ में बॉल आई तो गोल हो गई होगा। तो एक बार क्या हुआ, पहले स्टोरी 2, दिस इज स्टोरी 1, पहले स्टोरी 2। तो एक बार क्या हुआ, एक मैच में वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे। एक मैच में वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने रेफरी से बोला, आइडली दोनों गोल को पोस्ट की जो डिस्टेंस रहती है वो फिक्स रहती है और सब दूर वही रहती है, एक स्टैंडर्ड साइज होता है हॉकी में, सारे स्पोर्ट्स में होता है, तो उधर भी था, हॉकी में भी रहता है। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों जो गोल पोस्ट की दूरी है इसको मेजर करो, मुझसे गोल क्यों नहीं हो पा रहे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो रेफरी ने मेजर करा और 8 इंच लेंथ कम निकली। तो आप सोच सकते हैं सबकॉन्शियसली उनका इतना उतर चुका था हॉकी उनके अंदर, प्रैक्टिस के कारण, ऑब्वियसली प्रैक्टिस के कारण, कि उनको पोस्ट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी सामने वाला। वो अपनी स्पीड से दौड़ते बॉल लेके और उनको पता रहता था मेरे को कब हिट करना है और किस एंगल पे हिट करना है। और क्योंकि वो इतने ज्यादा गोल मारते थे इसलिए एक बार उनसे हॉकी स्टिक जस्ट वो फील्ड में एंटर कर रहे थे जब चेंज कर दी गई थी, लोगों को लगने लग गया था कि वो हॉकी स्टिक में कुछ करके रखते हैं। पर ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सन कि वो मतलब ऐसा नहीं था, वो दूसरी स्टिक से भी उन्होंने सेम चीजें की। अब ये देखते हुए एक बार जर्मनी के साथ खेल रहे थे, ऑब्वियसली हरा दिया जर्मनी को, सबको हरा दिया था, कोई भी नहीं बचा था, जर्मनी को हरा दिया। तो ये देखते हुए हिटलर ने एक बार मैच देखने आया और उनको बुलाया कि आप मेरा कंट्री में आ जाओ, मैं आपको इतना इतना पैसा दे दूंगा, आर्मी में इतनी इतनी पोस्ट दे दूंगा, ये पोस्ट पे रख दूंगा, बना दूंगा, और मेरी टीम के लिए खेलो और यू विल गेट एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। मतलब जो भी मटेरियलिस्टिकली चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है वो सब प्रोवाइड करेंगे। अब बाकी मटेरियल चीज़ों की तो बात अलग है, पर हिटलर जैसे आदमी कुछ मांग रहा है और उसको मना करना, मतलब यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, क्योंकि हिटलर जैसा आदमी है। पर फिर भी वो मना करके आ गए और ऑब्वियसली ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर। मतलब ऑब्वियसली किसी को भी थोड़ा डर तो लगेगा ही, क्योंकि हिटलर है, किसी को भी मरवा सकता था, वो इतना उस समय ऐसा बंदा था। लेकिन सर वो गांधी जी थे तो थोड़े से रिलेशन थे क्या? गांधी जी हिटलर के दोस्त थे, थोड़े से रिलेशन, ऐसा नहीं करते। हाँ, बट फिर भी मतलब पुलिश पर्सन था यार हिटलर, शायद उसने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा, और कैसे मारता था वो आप लोग सोशल वगैरह में पढ़ोगे, बहुत अजीब सा करता था। और ऐसा क्यों करता था हिटलर, क्योंकि एक उसके साथ एक इंसिडेंस हो गया था, एक फैमिली ने उसको ऐसा कर दिया था, यहूदी फैमिली ने, तो वो सारे यहूदियों को ऐसे ही करता था, सारे यहूदी ऐसा मान लिया था उसने, सारे यहूदी ऐसे रहते हैं और वो उसके साथ ऐसा करता था। मतलब बहुत ख़राब चीज़ हुई थी, डिस्कस करने लायक भी नहीं है। खैर, तो मेजर ध्यानचंद वो थे। आपने एक मूवी देखी अक्षय कुमार की, गोल्ड? तो उसमें आपने देखा होगा कि 1942 के ओलंपिक्स में, 1942 या उसके पहले वाले ओलंपिक्स में इंडियन टीम गोल्ड जीतती है, बट वो ब्रिटिश इंडिया रहती है। और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है, तो 2 बार ओलंपिक्स कैंसिल हो जाते हैं।
फिर जब तीसरी बार ओलंपिक्स होता है तो वो इंडियन टीम वापस उतरती है, बट उस समय दूसरी दिक्कतें भी आती है, आपने देखी है मूवी, पता ही है आपको सब कुछ। और उस समय भी इंडिया जीत के आती है। और सर एक बार वो गोल्ड वाली मूवी मतलब बच्चे के साइड में तो सारे हाँ कबूतर हाँ, वो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। दो हॉकी प्लेयर अपोजिट टीम के, तो बॉल है बीच में, दो हॉकी प्लेयर्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। एक हॉकी प्लेयर का वजन इतना है, दूसरे हॉकी प्लेयर का वजन इतना है। एक हॉकी प्लेयर की वेलोसिटी इतनी है, दूसरे हॉकी प्लेयर की वेलोसिटी इतनी है। तो अगर मैं यू ए को 5 मीटर पर सेकेंड लिखूं तो यू बी को कितना लिखूंगा? दो हॉकी प्लेयर्स हैं बच्चों, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो सोचो, अगर इस प्लेयर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी वेलोसिटी इससे अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी ना। तो मैं 6 लिखूंगा कि -6 लिखूंगा? हाँ सर। तो सर वो नेगेटिव साइड पे जा रहा हो, वो पॉजिटिव साइड। ये -3 क्यों है कुशाग्र? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेगेटिव साइड है। तो अगर इस प्लेयर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है तो इस प्लेयर की वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में है, तो -6 रहेगी कि 6 रहेगी? अगर आप 6 लेते, इसका मतलब आप फॉर्मूले में बोल तो नहीं सकते हो ना कि डायरेक्शन ये रखना। फॉर्मूले को कैसे बोलते हो डायरेक्शन का? साइन के साथ। अगर आप 6 रख देते, इसका मतलब आपने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मान ली। क्या इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है? नहीं, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको -6 रखनी पड़ेगी और फिर बाकी क्वेश्चन आप सेम कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है? तो आई वांट कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करो तीनों, और एमसीक्यू शीट में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करो। ये 3 क्वेश्चंस हाँ अभी करने हैं। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, प्लस एमसीक्यू शीट में कोलिजन के न्यूमेरिकल्स जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करो। ठीक है? 20 मिनट्स आप खुद से सॉल्व करोगे, 20 मिनट्स बाद डिस्कस करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन भी देखूंगा और एमसीक्यू में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। 20 मिनट्स हैं आपके पास, कीजिए शुरू। अभी क्वेश्चंस करो, ये 3 क्वेश्चन वापस, और एमसीक्यू न्यूमेरिकल वाले, सिर्फ न्यूमेरिकल करना है, बाकी होमवर्क में करना। यह भी करो।
Excuse me, sir. हाँ कुछ आकर सर ये जो 47 नंबर वाला है तो फिर ये तो मतलब कुछ सेंस नहीं लगता टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses moving with equal speed in opposite direction collide. ट्राई ऑल, यू हैव गॉट सम टाइम, सब ट्राई करो, जो नहीं बन रहा है उसको अभी के लिए छोड़ो, एक साथ डिस्कस करेंगे। सारे एक बार ट्राई कर लो, ठीक है? Okay, sir. ओके।
कितना हो गया? हेलो, सर और टाइम लगेगा कि हो गया पूरा? चलिए 10 मिनट और।
क्विंटल 100 और 1 टन 1000। हाँ, तो एक कार बोलते हैं उसको, वो 100 किलो की है और वो वहाँ पे खड़ी हुई है। कार मतलब जो रोज कार यूज़ करते हो वो वाली कार नहीं है, अलग कार की बात कर रहे हैं। तो कुशाग्र, सॉरी कुशाग्र नहीं, राघव हमारी मूवी का हीरो है। तो एक ट्रेन में विलन भाग गया है, तो कुशाग्र उसका राघव उसका पीछा करने के लिए 60 किलो का राघव है 18 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलता है। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है और एक खड़ी हुई 100 किलो की कार में कूद जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। फिर बाद में जैसे भी राघव मूव करता है, ट्रेन तक जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इनिशियली राघव को कितनी वेलोसिटी मिलेगी? तो ma60 ua 5 मीटर पर सेकेंड, mb 100 ub 0। कोलिजन के बाद ma प्लस mb 1 हो जाएगा, मतलब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो जिसको v से डिनोट कर सकते हैं। va vb इक्वल रहेंगे, इसलिए इसको v से डिनोट कर दिया, तो ये v फाइंड कर लेना। इट इज सेम जब दिविजा स्केट पे चढ़ी थी, सेम क्वेश्चन है। क्लियर? 20th डिस्कस करते हैं। A bullet of mass 100 grams is fired from a gun of mass 20 kgs with a velocity of 100 meter per second. Calculate the velocity recoil of the gun. ये क्वेश्चन कर चुके हैं, वापस क्यों पूछ रहे हो? बुलेट को आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बुलेट के मास को आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी ऐसा यूनिट्स हैं, उसको ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, होमवर्क थोड़ा ज़्यादा है और करके रखना है, आपकी एग्ज़ाम्स आने वाली है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, सारे एमसीक्यूज़। कुछ भी डाउट हो तो कल पूछिए, नहीं तो कल मैथ्स चालू करेंगे, कल मैथ्स चालू करेंगे और आगे बात करेंगे। ये सबमिट, ये कल ही सबमिट करना है। ठीक है, थोड़ा सा सबकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो थोड़ा सा टाइम ऑफ स्टडी बढ़ा दो, रात को थोड़ा 1 घंटा बढ़ा दो और सुबह 1 घंटा जल्दी उठ के पढ़ने लगो। चलिए, कल मिलते हैं। कल मैथ्स में मोस्ट प्रोबेबली लाइन्स एंड एंगल्स चालू करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज की आज की रिकॉर्डिंग चाहिए किसी को?